हेलो। हाँ जी, तो भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वाह यार, क्या जबरदस्त प्रवाह एनर्जी का। ओ माय गॉड। आवाज नहीं, सुबह नाश्ता नहीं, आज नहीं हो पाया कुछ भी। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो अभी निकलेगी, थोड़ी चीख पुकार निकलेगी, 2-5 मिनट रुक जाओ। वाह भाई, इधर मेरी ऑनलाइन वाली जनता, अपने क्या हाल है? व्हाट्सअप, कैसे भाई सब लोग? इसमें से बहुत सारे नाम तो मुझे ईटी में दिखते थे पहले। पास हो गए रे तुम लोग? नाइस। वाह यार, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या अपने में से भाई, मेरा मैं जानता हूँ बाकी सब अभी ईटी क्लियर करके आए? ग्रेजुएशन हो गया है? ग्रेजुएशन चल रहा है, ईटी क्लियर हुआ है बेसिकली। सर ईटी, ईटी सब इधर भी ईटी। मैम ओके नाइस, पहली बार में भी पास हो गए? वाह यार, गजब अचीवमेंट लग रहा होगा नहीं? चलो नाइस यार। एनीवे, आई थिंक सब लोग, आई एम श्योर, आपको यही बात बोलते होंगे कि CS ET बहुत अलग जर्नी है, एग्जीक्यूटिव बहुत अलग है। ET तो कोई भी पास कर लेता है, एग्जीक्यूटिव पास करके दिखाओ तो कुछ बात है, राइट? चलो एनीवे, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, है ना, अपन लोग उसमें नहीं जाते। बट नाउ सिंस वी हैव क्लियर्ड CS ET, कांग्रेचुलेशंस, है ना। इजी हो डिफिकल्ट हो, इट डज नॉट मैटर। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज यू गॉट मोर देन 100, दैट्स इनफ, दैट्स सफिशिएंट। एनीवन हुज गॉट 180 170 टाइप्स? दो के मिला के भी नहीं है। नाइस, चलो बहुत बढ़िया। 100 के ऊपर है ना, बस इतना बहुत है। चलो बहुत बढ़िया यार। अच्छा, सो बिफोर आई स्टार्ट, टू ऑल दोज हु डू नॉट नो, माय नेम इज CS विकासपुरा, कॉमर्स एंड लॉ ग्रेजुएट। एंड बस अभी जस्ट आने के पहले ना, मैं वो साल सोच रहा था कि सिंस व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग एंड इट्स बीन हाउ मेनी इयर्स सिंस आई हैव बीन डूइंग दिस। सो 12 के बाद तो आई हैव बीन टीचिंग कॉन्स्टेंटली, सो दैट्स 12 ईयर्स। बीच में मेरा 1-1.5 साल का ब्रेक था, उसके पहले मैंने और 1.5 साल पढ़ाया। सो रफली 13-13.5 साल इज यू नो माई टोटल ट्रेनिंग पीरियड। उसके पहले 4-5 साल आई हैव वर्कड विथ फ्यू कंपनीज इन द पास्ट। सो ऑल इन ऑल probably 17 years, yeah. 2007 December 7 was my attempt when I cleared. 9 में I got my membership, so 15 साल हो गए effectively since I am a member of ICSI. So अच्छा, बहुत लोग बहुत अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। कल इंटरेस्टिंगली मेरे को इंस्टाग्राम पे भी 12th के रिजल्ट्स आने वाले हैं, प्रॉबली CBSE के आए हैं और शायद महाराष्ट्र बोर्ड के रिजल्ट्स है प्रॉबली आज। और ये टाइम आता है व्हेन आई फ्लॉक इनटू दिस क्वेश्चन वेरी फ्रीक्वेंटली कि सर बहुत लोगों से सुना है CS में स्कोप नहीं है, इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है। और मैं हमेशा हर स्टूडेंट को एक ही बात कहता हूँ, स्कोप कभी भी कोई कोर्स या करियर नहीं बनाता है, स्कोप आप खुद बनाते हैं अपने लिए। सो आई डोंट नो हु डू यू आइडियलाइज, हु डू यू पर्सोनिफाई दैट यू वांट टू बी लाइक हिम। अगर कोई है ऐसा तो ग्रेट, नहीं है इट डज नॉट मैटर। जब तक मैंने पढ़ाई की मुझे भी ऐसा कुछ नहीं था कि आई वांट टू बी लाइक हिम। इट्स सो हैपेंड दैट सब निकल गया, पास हो गए और बाकी आपके सामने हूँ। सो यू नो, व्हेन एवर इन लाइफ यू फेस दिस क्वेश्चन कि यार इस कोर्स में ज़्यादा स्कोप है, इस कोर्स में कम स्कोप है, यू विल फाइंड पीपल इन एवरी कोर्स, फिर वो आप बीकॉम की भी बात करो, हु बीन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, एंड एट द सेम टाइम you will find a huge bunch who are a complete failure to what they did to themselves. Ultimately, success failure मुझे लगता है आप खुद decide करते हो. If it is in terms of money, you tell me the number, you tell me 100, you tell me 200, you tell me 500, you tell me 1000, you tell me 5000. मैं ऐसे लोगों के नाम बता दूं जो आपके numbers मैच कर रहे होंगे in terms of lakhs of crores. So स्कोप हर चीज में है, बस ये है कि आप में कितनी खुददारी है, आपकी ईमानदारी कितनी है, आपकी नीयत कैसी है। अभी बीच में जस्ट हम लोग, हरीश, चिराग, मैं, हम लोग सब बैठे हुए थे, कहीं कुछ बात चल रही थी, तो बस यू नो वो बहुत ही एक फिलोसॉफिकल जोन में चले गए थे। अक्सर शाम को 11:30 बजे के बाद ऐसा हो जाता है, तो ऐसी कुछ तो बहुत सीरियस मुद्दे पे बात चल रही थी, तो जस्ट ऐसी बात है कि यार मतलब यू नो, टू बी रियली सक्सेसफुल इन लाइफ व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो मतलब मेरे लिए 3 वर्ड्स, एंड ट्रस्ट मी दीज आर द वर्ड्स ऑफ लाइफ फॉर मी, नियत, उसके बाद मेहनत, और तीसरी किस्मत। ये 3 चीजें अगर आपके साथ में है तो मुझे नहीं लगता कि यू विल एवर सी फेलियर इन योर लाइफ। सो बस 3 थिंग्स, पहला आपकी नियत, दूसरा आपकी मेहनत, तीसरा आपकी किस्मत। किस्मत आपके हाथ में नहीं है, वो आपके कर्म है। नियत हमेशा अच्छी रखो, और मेहनत इज समथिंग विच इज इनएविटेबल, यू हैव टू डू नो मैटर व्हाट, वेयर एवर यू डू, वेयर एवर यू वन, व्हाट एवर यू डू, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी CS एग्जीक्यूटिव की जर्नी। अच्छा,
चार सब्जेक्ट्स मॉड्यूल 1 में, जिसमें एक बहुत ही छोटा सा सब्जेक्ट है प्यार से कंपनी लॉ। ये मेरे मत्थे है और आने वाले 4-4.5 महीने वी गोइंग टू टॉक अबाउट दिस वन सब्जेक्ट। आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत सारे प्रेजुडिस सुने होंगे इसके बारे में पहले, यार बहुत टफ पेपर आता है, केस ही केस पूछते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हमको क्वेश्चन समझ गया लेकिन इंस्टीट्यूट तो कुछ और ही बात बताता है उसके बारे में। ऐसी बहुत सारी आपने अलग अलग बातें कही होगी, इनफैक्ट सुनी भी होगी। आज मैं थोड़ा सा आपको सब्जेक्ट की सच्चाई बता देता हूं, एग्जैक्टली व्हाट दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट। अच्छा यार, ये कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज है जो मुझे अनफॉर्चुनेटली पूरी करनी पड़ती है, ऑल्दो दिस इज नॉट माय फोर्टे, मुझे बहुत पसंद नहीं इन सब चीजों के बारे में बात करना, बट लेट्स हियर अबाउट दिस। सो और क्या, यूट्यूब पर सारी क्लासेस भाई फ्री, ये लेफ्ट वाली किडनी भी फ्री, राइट वाली भी फ्री, सब ले जा भाई तू निकाल के, छोटी बहुत बुद्धि बची हुई है वो भी लेके जा तू, है ना, सब तेरा भाई। हाँ जी, तो आप अगर कंपनी लॉ का मॉड्यूल देखते हैं, सो मॉड्यूल में 19 चैप्टर्स है ना, आपका जो आईसीएसआई का मॉड्यूल है, आप आपके नोट्स अगर देखते हैं तो नोट्स में यू गॉट 20 और चैप्टर्स, 20 चैप्टर्स है। एक चैप्टर जैसे हम लोगों ने शब्द सुना है रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन वर्ड सुना होगा, क्या होता है? ये थोड़ी ना बोला था आपने, बताना है। हाँ जी, रेजोल्यूशन, जी सर, डिसीजन लेना, बहुत बढ़िया, क्योंकि कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन होती है, उसमें सारे डिसीजंस कलेक्टिव बॉडी मिलकर लेती है, उसे हम लोग रेजोल्यूशन कहते हैं। तो आपके पूरे सब्जेक्ट में जितने भी रेजोल्यूशंस थे, मैंने सभी रेजोल्यूशंस को इकट्ठा करके एक नया चैप्टर बना दिया, विच इज वाई आपके नोट्स में 20 चैप्टर्स है, मॉड्यूल में 19 है, आपके नोट्स में 20 है, ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं होना है अपने को कि सर आप ज्यादा क्यों पढ़ा रहे हो, हमको इतना भी नहीं सीखना था, बस वो मैंने सारे चैप्टर्स के ड्राफ्ट्स इकट्ठे करके एक जगह डाल दिया, उसको एक अलग से चैप्टर बना दिया, इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, है ना। सो विच इज वाई 20 चैप्टर्स। पार्ट ए 12 चैप्टर्स है, 60 मार्क्स। पार्ट बी वैसे 7 चैप्टर्स है, मैंने 7+1 क्यों लिखा हुआ है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। एक चैप्टर जो हम लोगों ने कंबाइन करके बना दिया, उसका टोटल वेटेज 40 मार्क्स का है। सर इससे कोई फर्क पड़ता है? घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्या करोगे, याद करोगे, 12 चैप्टर 60 मार्क्स, 60 डिवाइडेड बाय 12 5 ले। पार्ट बी में क्या, तो भी सेम मस्ती हो गई, 8 चैप्टर 40 मार्क्स, सबका एवरेज किया तो 5 मार्क्स। तो प्लीज वो बुद्धि पहले से आखिरी दिन तक कभी मत लगाना, सर इतना पढ़ के कि क्या हम पास हो सकते हो, नहीं होने वाले हो। सब कुछ पढ़ना है, 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, टोटल 20 चैप्टर्स है, इस योर सिलेबस, है ना। पार्ट ए में क्या, पार्ट बी में क्या, अपने को दिमाग नहीं लगाना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, सर क्या क्या बुक्स है, एक बार थोड़ा वो अगर आप दिखा देते, ये समझा देता हूं। अच्छा, जैसे जब बुक्स प्रिंटेड फॉर्म में आती है ना, तो प्रिंटेड फॉर्म में पार्ट 1 पार्ट 2 आते हैं, क्योंकि अगर मैं पूरे 600 पेज इकट्ठे करके आपको एक साथ दे दूंगा तो आप थोड़ा सा घबरा जाओगे, प्लस बुक बहुत मोटी हो जाती है ना। तो इसीलिए जब बुक्स प्रिंटेड फॉर्म में आती है उसको मैं 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देता हूं, पार्ट 1 पार्ट 2, है ना। 2 बुक्स नहीं है, एक ही बुक है, बस उसे 2 पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। जब कोई स्टूडेंट बेसिकली ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेते हो, लाइव बैचेस लेते हो, और अगर आप कोई सॉफ्ट कॉपी ऑर्डर करते हो, मतलब आती है सॉफ्ट कॉपी बाय डिफॉल्ट, तो उसमें एक ही बुक आती है। तो प्लीज ये बाद में मैसेज मत करना, सर आपने तो कहा था आप हमें 2 बुक्स देंगे, आपने तो हमें 1 ही बुक दी है। तो 1 बुक इसलिए क्योंकि पीडीएफ है, राइट, वो इसीलिए एक ही बुक है, बट अदरवाइज 2 पार्ट्स, पार्ट 1 पार्ट 2, ये आपकी मेन बुक है। दूसरा, देयर इज अ क्वेश्चन बुक। क्वेश्चन बुक के अंदर क्या है, इसके अंदर क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है जो आईसीएसआई ने आज तक पास्ट एग्जाम्स में पूछे हैं, मतलब टिल जो अभी तक आपका अटेम्प्ट हुआ है, दैट्स दिसंबर 23, जून 24 अब होने वाला है, राइट। सो दिसंबर 23 तक के जितने भी क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने आज तक पूछे एग्जाम्स में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस इस बुक के अंदर है। सर इसका क्या करेंगे, खजेड़ बैंड बजाएंगे। सर मतलब क्या, हम लोग रोज इससे राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, है ना। सो मैं डेली एक एक क्वेश्चन आपको दूंगा लिखने के लिए, आपको आंसर लिखना है। अभी वो प्रोसेस हम, आई थिंक ये मेरे भाई पहले जो क्लास कभी किए हुए हैं 1-2 की, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत पैटर्न पता ही होगा, अभी बता देता हूं। और थर्ड, देयर इज अनदर बुक विच इज कॉल्ड एज उपाय। नाउ दिस इज अ ह्यूज कंपाइलेशन ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इसके अंदर क्वेश्चंस है आईसीएसआई के ही जो उन्होंने पास्ट एग्जाम्स में पूछे थे, प्लस नीचे आंसर्स भी लिखे हुए हैं। सो ये एक रेडी रेकनर है। और आज मैं पहले दिन आपको कंफर्म एक चीज अश्योरेंस के साथ बोल दूं, ये मेरा कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चंस मेरे नहीं है, इसके अंदर क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट के है। 30-35 मार्क्स का पेपर आपका इसी बुक से आएगा 100% विदाउट एनी डाउट। ये छोटी सी बुक है, इट्स अ पॉकेट बुक। इसको मैं छोटा हमेशा इसलिए बनाता हूं बिकॉज अगर बड़ा बना देना साइकोलॉजिकली स्टूडेंट को एक और बुक दे दी हमको पढ़ने के लिए मास्टर ने, बट ये छोटी सी है, जेब में कैरी कर लो, एग्जाम हॉल में लेके चले जाओ, थोड़ा बहुत टीप टाप लो, एकदम कंफर्टेबल चीटिंग पेपर मैंने आपको पूरी बना के दे दिया, आपको कुछ एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है। सो ये ले मत जाना गधड़ो तुम भी मरोगे, मेरे को भी मरवाओगे, सर आपने वीडियो में कहा था। तो उपाय, ये आपकी थर्ड एक और बुक है, दिस इज अ क्वेश्चन आंसर बुक। ये भी दिखा देता हूं आपको सारी बुक्स। भाई साहब इतना होमवर्क करना पड़ता है डेमो के लिए ना। तो ये आपकी मेन बुक है,
इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक। अब आप क्या मेरी बुक की तारीफ मेरे ही मुंह से सुनना चाहते हो? नहीं। तो ये छोटा मोटा सिलेबस है आपका, करीब 570-580 पेज की किताब है आपकी, छोटी सी। इसमें थोड़ा सा और मुझे एडिशन करना है, सो रफली 600 के आसपास होगी। ये पूरी पूरी आपकी बुक है। अभी जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अच्छा बाय द वे जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं क्लासेस, नीचे ना मैंने एक चैप्टर का लिंक दिया हुआ है, इन केस इफ यू वांट टू डाउनलोड द नोट्स, आप एक बार देख सकते हैं, एटलीस्ट यू विल हैव सम रेफरेंस की किस तरीके से बुक है आपकी। इसके अंदर जितना भी इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने रेड में से हाईलाइट किया हुआ है। इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू रीड एंड अंडरस्टैंड। ये रेड बहुत सोच समझ के किया हुआ है। इस रेड का लॉजिक ये होता है कि सिर्फ अगर आप उतना भी पढ़ लोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड उसके अंदर क्या लिखा हुआ है ना। तो ऐसे ही आंख बंद करके जहां जगह मिली कालीन पोत दी, ऐसा नहीं किया हुआ है, बहुत ही थॉटफुल है वो। सो देयर इज अ रीजन। अगर बुक में कोई कलर है तो उस कलर के पीछे कोई ना कोई रीजन है, लॉजिक है। ऑब्वियसली बैच के दौरान हम लोग बात करते हैं उसके बारे में। सो ये आपकी मेन बुक है ना। ये थोड़ी छोटी है। फिर दूसरा मैं आपको बोल रहा था, एक और कौन सी आपकी क्वेश्चन बुक है ना, ये आपकी क्वेश्चन, ओह ये तो सिक्योरिटीज की आ गई, हाँ ये आपकी क्वेश्चन बुक है। अच्छा, इस क्वेश्चन बुक में ना एक बहुत चमत्कारी चीज है, वो दिखाता हूं तुमको। अच्छा, नीचे क्वेश्चन के नीचे बोल्ड में आपको हिंट दिख रही है? हाँ जी। तो ये आप हिंट देख पा रहे होंगे है ना। इस हिंट का लॉजिक क्या होता है? रीड द क्वेश्चन, आंसर सोचने की कोशिश करो, नहीं आए हिंट पढ़ लो, आंसर आ जाएगा। फिर भी ना आए तो क्वेश्चन आंसर बुक है, उसमें पूरा आंसर लिखा हुआ है। सर इतनी मेहनत क्यों, डायरेक्ट आंसर ना पढ़ ले? नहीं, तो अगली बार वापस से पढ़ना पड़ेगा, बट एक बार खुद से करना पड़ेगा है ना। सो द आइडिया ऑफ क्वेश्चन बुक इज, मतलब टू मी द रियल किलर इज दिस, सम होल लॉट ऑफ शिट विच इज अमेजिंग, एक्सेप्शनल, मजा आ जाएगा। और मतलब मेरा प्रोसेस हमेशा से ये रहा है, मैंने राइटिंग प्रैक्टिस पे बहुत फोकस किया है, और मुझे लगता है कि किसी भी स्टूडेंट के पास और फेल होने में अगर कोई चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आई थिंक वो राइटिंग होती है। अगर स्टूडेंट्स पास होते हैं तो उसके पीछे क्रेडिट सबसे ज्यादा, मतलब अगर कोई चीज बहुत बेनिफिट करती है पूरे लेक्चर्स में तो राइटिंग प्रैक्टिस है आपकी। दूसरा, अगर कोई फेल होता है तो उसमें भी मेन योगदान राइटिंग प्रैक्टिस का ही है। नहीं लिखोगे, कॉपी करोगे तो वो थोड़ा भारी पड़ता है। फेस टू फेस वालों को थोड़ी सी ज्यादा तकलीफ होती है, बिकॉज आप मेरे सामने होते हो, और मेरा पनिशमेंट का लॉजिक बहुत ही सिंपल होता है। तो आप मेरे किसी भी पास्ट बैच के किसी भी स्टूडेंट से पूछ लेना, जो भी आपकी डेट होती है, यू राइट दोज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स। आज क्या तारीख है? 21। सो गलती से अगर मैंने कल आपको कोई क्वेश्चन दिया होता है जिसका आंसर आपको आज लिखना होता, और अगर आपने नहीं लिखा होता, सो यू जस्ट हैव टू राइट द आंसर 21 टाइम्स, दैट्स इट। नो कैपिटल पनिशमेंट, मैं किसी पे हाथ नहीं उठाता हूँ। बस ये आपको 20, 21, 25 बार लिखना है। सो महीने के वो आखिरी दिन बहुत भारी पड़ेंगे भाई, तो पनिशमेंट लेना शुरू के 2-3 दिन ले लेना, थोड़े कंफर्ट में रहोगे। हाँ जी, बाकी इधर तुम काहे ऐसे मरे पड़े हुए हो रे, नाश्ता नहीं किए हो? हाँ जी, और क्या? प्लीडिंग रिवीजन पार्ट 2 भाई मेरे आज शाम को 6 बजे डॉट। और YouTube से CS एग्जीक्यूटिव की तैयारी कैसे करें, क्योंकि कोचिंग लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज़ गाइड में। भाई अपन थोड़ा अलग से बात करते हैं थोड़ा ये वाली प्रॉब्लम अलग है भाई, मेरे पास भी थोड़े से कम है, आधे आधे डिवाइड कर लेंगे है ना। चलो, तो ये आपकी दूसरी क्वेश्चन बुक है, और ये तीसरी जो मैं आपको कह रहा था, उपाय। दिस इज अ ब्यूटीफुल बुक। इसके अंदर 600-700 आंसर्स है। भगवान जाने कितने अटेम्प्ट है, मतलब 20 अटेम्प्ट हो गए इफेक्टिवली, क्योंकि एक अटेम्प्ट में आपके नॉर्मली 24-25 क्वेश्चंस होते हैं। सो 24 अटेम्प्ट मतलब 12 साल। तो जो पिछले 12 सालों में इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चंस पूछे, यू विल फाइंड आंसर्स टू एवरीथिंग इसके अंदर, है ना। सर हमारे सिलेबस को तो एक ही अटेम्प्ट हुआ है, नहीं, सब्जेक्ट तो सालों से है ना, तो ओल्ड सिलेबस में भी कुछ टॉपिक्स तो सेम ही थे। इनफैक्ट एक्ट में हार्डली कोई चेंजेस होते हैं, मतलब कंपनीज एक्ट आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो दिस इज अ ह्यूज कंपाइलेशन, क्वेश्चन आंसर्स, एंड बैठते ही आंसर्स इसलिए बैठते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस है ना, मैंने कुछ नहीं बनाया, बस उसके अंदर आंसर्स मैंने लिखवाए हुए, दैट्स द ओनली डिफरेंस। अच्छा, आपके लेक्चर्स का पैटर्न कैसे होगा? अच्छा, बाय द वे, कल एक बुक बना लेंगे सेपरेट, है ना, अलग से एक छोटी सी बुक, छोटी सी मतलब 300 पेज की, है ना। हाँ, उससे कम मत बनाना यार, मतलब ईमानदारी से रगड़ जाओगे। और वो गरीबों जैसे सर 90 पेजेस 1 बुक, ये मैं एक चैप्टर में खत्म करवा दूंगा। आपका शेयर कैपिटल खत्म होगा ना, तब तक तो 90 पेज से पढ़ जाएंगे पूरे के पूरे। आपको दिखाता हूँ पिछले बैच के जो मैं लिखवाता हूँ। लिखना बहुत, और कंपनी लॉ में तो भयंकर लिखना पड़ता है। तो बस जो स्क्रीन पे लिखा वो आपको एज इट इज अपनी बुक्स में। तो प्लीज जो लोग ऑनलाइन करें एक अलग, और वो बेवकूफी मत करना, CSET में चल जाता है एक 300 पेज की किताब
CFM, कंपनी लॉ, JIGL, SBIL, 90 पेजेस चारों के हिस्से में, ऐसे खत्म हो जाएगी 8-10 दिन में। तो ये पचपना मत करना प्लीज, एक सेपरेट बुक फॉर एवरी सब्जेक्ट, क्योंकि हर टीचर अपने आप पे बहुत लिखवाता है, सबकी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट चिराग और मैं तो हम लोग पिछले 3-4 बैच से यही कॉम्पिटिशन ही चल रहा है कि वो ज्यादा लिखवाता है, मैं ज्यादा लिखवाता हूँ। तो आप समझ पाओगे अगर फाइट कर रहे हैं तो कितना लिखवाते होंगे। या आपके बुक्स कितने दिन में डिलीवर? बस जितना कुरियर का समय, तुरंत भाई। यार हाँ, बुक्स का मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। एक्चुअली अभी जैसे जून 24 में आपकी एग्जाम्स है ना, तो नॉर्मली एक अमेंडमेंट्स होते हैं जो दिसंबर, अभी जून 24 के अमेंडमेंट्स है वो मैंने आपके बुक्स में ऑलरेडी इंक्लूड कर दिए। उसके अलावा जून 24 के जो क्वेश्चंस है और जून 24 के जो आंसर्स है वो मुझे आपकी क्वेश्चन आंसर बुक में अपडेट करने होते हैं, है ना। विच इज वाई मैं बुक आपको अभी नहीं दूंगा, बुक आपकी मोर और लेस मानना 10 जून के आसपास डिस्पैच होगी। अभी जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं उसका PDF मैंने नीचे शेयर किया हुआ है, वो आप रेफर कर ले, और आप लोगों को तो मैं प्रिंट दे दूंगा, आपका कोई कंसर्न नहीं है। सो एनीवे वो ही पढ़ रहे हैं, वो एटलीस्ट आपके पास रहेगा रेफरेंस के लिए। पर जो फाइनल बुक है वो मैं जून के बाद ही दूंगा आपको, जून मतलब एक 9-10 जून का। रीजन समझ में आ गया क्यों? क्योंकि आपका पेपर ही 2 जून से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके पहले मैं बुक नहीं दे पाऊंगा आपको, नहीं तो फिर वो हमेशा बुक एक अटेम्प्ट पीछे चलती है अनफॉर्चुनेटली, और वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए क्योंकि मैं हमेशा अपडेटेड बुक्स ही दिया। तो दिसंबर 23 तक उसके अंदर ऑलरेडी सब कुछ अपडेटेड है, बस ये जून 24 के क्वेश्चंस और क्वेश्चन आंसर्स मुझे उसके अंदर ऐड करने है ना। चलो भाई, आई होप दिस क्लैरिफाइज एवरीथिंग। जो आपके बेसिक क्वेश्चंस थे वो सब समझ में आ गए होंगे आपको। चलो अब थोड़ा सा पढ़ाई के बारे में हल्की फुल्की चर्चा कर ले। अच्छा हाँ सॉरी, ये लेक्चर्स के बारे में आपको बताना था यार। ये डेली का आपका फॉर्मेट है ना। एक आपका रेगुलर जो स्लॉट है वो 1 घंटा 45 मिनट का है, 1.25 घंटे का आपका एक लेक्चर है। हरीश इज द ओनली प्रिविलेज्ड गाय, ही इज गॉट 2 आवर्स का सेशन। वो अभी जैसे ही 15 दिन होंगे वो एक दिन बेटा करके और आपको उसका 2.25 घंटे करवा लेगा, और फिर 1-1.5 महीने के बाद वापस से बेटा करके उसको 2.5 घंटे करवा लेगा। तो वो बहुत प्यार से, किसी को रियलाइज नहीं होता है, और वो ऐसे करके टाइम बढ़ा देता है। अनफॉर्चुनेटली मेरा और चिराग के लेक्चर्स हमेशा बैक टू बैक आते हैं, तो हमारे पास वो स्कोप नहीं होता है, तो अपना तो एंड तक यही चलेगा। अच्छा, इसमें क्या होता है, रोज 1.5 घंटे अपना जो रेगुलर लेक्चर होगा वो चलेगा, और 15 मिनट वील डू राइटिंग प्रैक्टिस एवरी डे। राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करते हैं सर? आज आई विल गिव यू अ क्वेश्चन, है ना, आपको उसका आंसर लिखना है। अगले दिन मैं आपको आंसर लिखवाऊंगा। सो हर क्वेश्चन के आपके पास 2 आंसर्स होंगे। कौन से 2? वेरी नाइस। एक जो आपने खुद ने लिखा है और एक जो मैंने लिखवाया। तो इन शॉर्ट, एक गलत आंसर, एक सही आंसर। हर क्वेश्चन के 2 आंसर्स होंगे, ठीक है। सो अगले दिन मेरा आंसर लिखवाने का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि एटलीस्ट आप समझ पाए, कंपेयर कर पाए कि आपकी लैंग्वेज कैसी जा रही है, मेरी लैंग्वेज कैसी है, आप कहां गलत जा रहे हैं, मैं कहां सही जा रहा हूं, है ना। यू कैन एटलीस्ट रेक्टिफाई दोज एरर्स, ठीक है। इसलिए हर आंसर हम लोग 2 बार लिखते हैं, एक आप एक मैं लिखवाऊंगा। चैप्टर वाइज जैसे ही चैप्टर खत्म होता है आपके टेस्ट हो जाते हैं। संडे नॉर्मली टेस्ट होते हैं, और बाकी फाइनल टेस्ट जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, दिस विल बी इन द मंथ ऑफ नवंबर। रिवीजन मैराथन एंड में होते ही होते हैं, है ना, जब पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाए। ऑब्वियसली अभी रिवीजन नहीं। एंड अमेंडमेंट्स, आपके अमेंडमेंट्स अक्टूबर नवंबर में आते हैं, अक्टूबर मोस्टली। तो अक्टूबर में दिसंबर 24, जून 25 जो भी आपका अटेम्प्ट होगा उसके अमेंडमेंट्स तब आते हैं, तब हम लोग करेंगे, ठीक है। अमेंडमेंट्स आज नहीं आते हैं। आज तक जितने भी चेंजेस आए वो आपकी बुक्स में ऑलरेडी अपडेटेड है, ठीक है। सो वो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आई होप दिस क्लैरिफाइज एवरीथिंग। और किसी के मन में कोई सवाल हो तो पहले बता दो, फिर मैं थोड़ा बहुत पढ़ना चालू करा दूं, ठीक है। सॉर्टेड, चलो बहुत बढ़िया। सब पुणे से ही है यहाँ पर? कहाँ से भाई? तो बिहार से, औरंगाबाद से, परभनी, पुणे से ही। वर्ड क्या जगह का नाम क्या है? अच्छा गुलबर्गा, हाँ गुलबर्गा तो भाई पता है। और राजस्थान में कहाँ से? प्रॉपर जयपुर से? कहाँ से? हाँ, ओके नाइस। हाँ मतलब मैं वेर ऑफ राजस्थान से काफ़ी सब गुंडागर्दी सबसे ज़्यादा आप ही के इलाके में है ना, आपको नहीं पता? अच्छा ऐसे ही है। और अजी तो ओके ठीक है। बुक्स की सॉफ्ट कॉपी तुरंत, वो नीचे लिंक है मैम, एक चैप्टर का एटलीस्ट अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका। और क्या कितने लेक्चर्स होंगे? 2 लेक्चर्स यूट्यूब पे ना सर, उसके बाद फिर अपना ऐप पे चालू हो जाएगा, है ना। चलो तो भाइयों बहनों प्रारंभ करें थोड़े बहुत कंपनी लॉ की आपकी जर्नी। अच्छा यार एक चीज होती है, समथिंग विच इज कॉल्ड एज बायसनेस, है ना।
जी सर, बंद कर दे, बहुत ठंड लग रही है। ओके टोटल, अच्छा नंबर ऑफ लेक्चर्स आप पूछ रहे हैं सर। यार कंपनी लॉ आप मेरे ऐसे लास्ट 2-3 बैचेस देखोगे ना, सी रफली मैं नंबर ऑफ लेक्चर्स से बेटर आपको नंबर ऑफ आवर्स बता देता हूं, यू विल हैव फेयर आइडिया। कंपनी लॉ इज रफली अबाउट 180 to 200 आवर्स, 180 से 200 घंटे है। 180 तो शॉर्ट है, 200 मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि हर बैच की स्पीड के हिसाब से थोड़ा बहुत वेरी करता है ये, तो मैं 10% फ्लेक्स रखता हूं हमेशा। कुछ बैचेस बहुत ही एंथुजियास्टिक होते हैं, सो उसमें क्वेश्चंस और डिस्कशंस ऐसे होते हैं, एक आध कोई क्वेश्चन निकला पूरा लेक्चर ही चला जाता है। और कुछ बैचेस बहुत ही ठंडे होते हैं, तो कुछ पूछते ही नहीं है, तो हम ही खुद क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हम ही आंसर दे लेते हैं कि भाई कुछ तो पूछ लो तुम लोग, तो वो डिपेंड्स। बट हाँ 180 से 200 घंटे सर, मतलब इतना शॉर्ट कंफर्म रहता ही रहता है ना। और बाकी या 1 घंटा 45 मिनट का है, तो आप रफली, अच्छा माई लास्ट डेट इज 31 अक्टूबर है ना, वी रैप इट अप बाय 31 अक्टूबर, उसके पहले ही हो जाता है, कोशिश करते हैं, बट जो एकदम लास्ट टू लास्ट बिल्कुल सर के ऊपर पानी, वो 31 अक्टूबर है। नवंबर पूरा महीना आपके पास रिवीजन के लिए रहता है, दिसंबर के 20 दिन आपके पास रिवीजन के लिए रहते हैं, जो गुड इनफ टाइम है। और बाकी एक बार बैच स्टार्ट होता है, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आगे चलना है अपने को, है ना, डेली क्या करना है। ठीक है, रेगुलर क्लास कब से, अच्छा हाँ बाय द वे बाबू, ऐसा ना ऐप पे आने के बाद वापस से हम लोग सेम चीज नहीं पढ़ाते, है ना, तो जो आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो ना, इसके आगे ही फिर ऐप पे स्टार्ट होगा, है ना, मतलब वो ऐसा नहीं होता कि वापस से सेम चीज रिपीट करते हैं। तो 2 दिन भी हम लोग पढ़ाते ही हैं, अगर मैंने ऐप पे भी स्टार्ट किया होता ना, आई वुड हैव सेड द सेम थिंग्स, ठीक है। सो इसी के आगे हम लोग रेगुलर क्लासेस में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अलग कुछ भी नहीं है। अच्छा चलो, हाँ सो मैं आपको एक चीज कह रहा था उस वक्त कि यार जब आप इस क्लास में बैठे हो, कोई भी बायसनेस मत रखना किसी भी तरीके की, बिकॉज प्रेजुडिस ऑलवेज किल्स। अगर आप एक प्री मेडिटेटेड थॉट के साथ आए हो कि यार ये सब्जेक्ट इजी है, ये सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है, ये तो मेरा बेस्ट पार्ट है, ये मेरा वर्स्ट पार्ट है, बस वो प्रेजुडिस मत रखना, कम विद एन ओपन माइंड, है ना, अपने को सब सीखना है। आइरोनिकली दिस हैपेंस टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अच्छा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ाता हूं आपको, बट आप पूरे आपकी सीएस की जर्नी में 7 सब्जेक्ट्स एग्जीक्यूटिव, 7 सब्जेक्ट्स प्रोफेशनल में पढ़ोगे, ईटी में कंसिडर नहीं करता हूं, तो 14 सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे इफेक्टिवली, राइट। आई वोंट से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बट दिस इज वन सब्जेक्ट यू कांट डू विदाउट। सो एज अ कंपनी सेक्रेटरी, व्हेन यू क्लियर योर एंटायर कोर्स एंड व्हेन यू गो आउट, हो सकता है आप फाइनेंस में काम कर रहे हो सकता है आपका डोमेन इंटरनेशनल लॉज हो सकता है आपका डोमेन एमएनए हो सकता है आपका डोमेन हार्डकोर कैपिटल मार्केट्स हो, कोई भी डोमेन हो आपका, but it is expected that one subject you should know no matter what is company law, right? Ironically जो भी आपका सिलेबस है एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल का, इसमें कंपनी लॉ आप लाइफ में पहली और आखिरी बार पढ़ रहे हो। देयर इज नो एडवांस्ड कंपनी लॉ इन प्रोफेशनल, राइट। सो आई होप आप ये समझ जाओगे कि इंस्टीट्यूट की इस सब्जेक्ट से एक्सपेक्टेशंस कितनी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और आप एक ही बार पढ़ रहे हो, इसका कोई एडवांस वर्जन है ही नहीं प्रोफेशनल में भी, राइट। सो इसका लेवल थोड़ा सा बेटर होता है। बेटर किस टर्म्स में, डिफिकल्टी के टर्म्स में नहीं, एनालिटिकल टर्म्स में डिफिकल्ट होता है। व्हाट इज एनालिटिकल? लॉजिक्स, आपकी रीजनिंग। सी लॉ इज नॉट अबाउट मगिंग अप अ पर्टिकुलर सेक्शन, आप याद नहीं कर सकते हो, मैं भी नहीं कर सकता हूं, मैंने किया भी नहीं इतने सालों में। इट्स अबाउट इंटरप्रिटेशन, राइट। एवरीवन कैन रीड व्हाट इज रिटन ऑन लाइन्स, इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड रीड बिटवीन द लाइन्स, दिस इज ऑल अबाउट लॉ, राइट। और इसी के लिए हम लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं। अगर सिर्फ पढ़ना है और एग्जाम्स देना है, ट्रस्ट में आपको क्लासेस की जरूरत नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो उसके लिए, आपको यू डोंट नीड मी और एनीवन एल्स फॉर दैट मैटर। बट आप यहां पर आए हैं सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रिटेशन समझने के लिए, वो जानने के लिए और वो डेवलप करने के लिए। दिस इज समथिंग विच हैपेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। आप सोच रहे हो पहले दिन यू विल बिकम मास्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट, इट्स बीन 15 years आई हैव बीन डीलिंग विद, आई नो नथिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट, इज व्हाट माय रिएक्शन इज। कोई विद्वान प्राणी बस एक बार मेरे सामने आके बोल दे आई एम एन एक्सपर्ट इन कंपनी लॉ, लेफ्ट और राइट, 2 ही वर्ड्स, खत्म कर दूंगा। तो एंड बिलीव मी आई नो नथिंग अबाउट दिस, सो आई एम स्टिल अ लर्नर, मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीख रहे हैं, बस मुझे 15 साल हो गए सीखते सीखते, आपका पहला दिन है, इतना ही डिफरेंस हम दोनों में, बाकी कोई डिफरेंस नहीं, राइट। सो इट विल हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बी पेशेंट, बी काम, कुछ क्वेश्चंस आपके गलत आएंगे विच इज एब्सोल्युटली फाइन, है ना, बट धीरे 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 यू विल अंडरस्टैंड द स्किल, ठीक है। अच्छा
कुछ बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं, है ना, बहुत छोटे छोटे वर्ड्स से हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बहुत हाई फंडू बातें नहीं करनी है अपने को, सीधे बोर्ड मीटिंग में क्या होता है और एडजर्नमेंट क्या होता है, इतनी आगे की बात नहीं करनी है, छोटी छोटी बातों से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स टेक सम वेरी स्मॉल बेबी स्टेप्स। मैं आपके लिए इनफैक्ट होमवर्क करके आया था, बस ये कुछ वर्ड्स हैं जो मेरे को डिस्कस करना है आज और कल में। चलिए, अच्छा, कल, आज तो ठीक है, आई एम श्योर आप एक ही बुक लेकर आए होंगे, कल मेरे सब्जेक्ट के लिए प्लीज एक अलग बुक, इनफैक्ट चारों के लिए अलग अलग एक बुक, क्योंकि सब बहुत लिखवाते हैं, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड एक्ट के हिसाब से आपको बताता हूं। अच्छा, जितनी भी कंपनीज भारत में अभी हाल फिलहाल में है, उन सभी को देयर इज वन एक्ट विच गवर्न्स एंड रेगुलेट्स, इज कंपनीज एक्ट 2013। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्ट टुडे? इज कंपनीज एक्ट 2013, है ना। ये आपका मेन एक्ट है, मेन लेजिस्लेशन है। अच्छा, नाउ अगर कंपनीज एक्ट 2013 है, मतलब ये 2013 में आया होगा, है ना। इफेक्टिव कब से हुआ ये ध्यान रखिएगा, इसकी इफेक्टिव डेट वाज 1 अप्रैल 2014, 1 अप्रैल 2014 से इफेक्टिव हुआ, है ना। इट्स बीन 10 years नाउ। ये रियलाइज भी नहीं होगा 10 साल हो गए यार। आई रिमेंबर द बैच विच आई वॉज टेकिंग जस्ट आफ्टर कंपनीज एक्ट केम। मेरा December 14 का बैच था। तो इंस्टीट्यूट ने, बैच स्टार्ट होता था तब मार्च में, फेब में रिजल्ट्स आते थे फाउंडेशन के, मार्च में बैच चालू होता था। इंस्टीट्यूट ने कोई बुक नहीं दी और कहा 56 ही एप्लीकेबल है। मैंने 56 के हिसाब से बैच पढ़ा दिया। जून में इंस्टीट्यूट ने कहा कि नहीं 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 नहीं, अब नया एक्ट पढ़ना है 2013। तो मेरा बैच 75% खत्म हो गया था। फिर मैंने वापस से जीरो से स्टार्ट किया। वो बच्चे का माइंडसेट सोचना, वो घबरा गया बेचारा, पहले 56 पढ़ा, फिर मैंने उसको बोला जो आज तक पढ़ा है सब भूल जा, अब 2013 पढ़ेंगे। जून में बैरैट से हम लोगों ने पूरा का पूरा नया एक्ट पढ़ना स्टार्ट किया। अगस्त तक मैंने 2.25 महीने नया एक्ट पढ़ाया और बैरैट से पढ़ रहे थे क्योंकि बुक ही नहीं आई थी। कहीं सितंबर 1st वीक में इंस्टीट्यूट ने एक बुक निकाली और उन्होंने बोला हम इससे पूछेंगे सब कुछ। मैंने उनको वापस से पढ़ाया तो उन्होंने कंपनीज एक्ट 3 बार पढ़ा। मतलब रात को उठा के, बेटा क्या चल रहा है लाइफ में, कंपनी लॉ। तो वो इतना घबरा गए थे बेचारे। और स्टेट बैंक जस्ट, वो मेरे को याद है यार, 10 साल हो गए इसको। अभी लिखना स्टार्ट करें क्या? यस सर, तुरंत। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर कंपनीज एक्ट 2013 आया तो कंपनीज तो इसके पहले भी थी, है ना। टाटा स्टील, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनीज इन इंडिया। बजाज ऑटो, प्रीटी ओल्ड कंपनी इन इंडिया। जिंदल्स हिस्ट्री है, किर्लोस्कर हिस्ट्री है भारत में, राइट। महिंद्रास हिस्ट्री है। इन सब कंपनीज की, बिरलास, टाटास 100 150 साल की हिस्ट्री है, राइट। तो इसके पहले भी एक्ट तो था, है ना। अभी हाल फिलहाल में आप जो एक्ट पढ़े, दिस इज कंपनीज एक्ट 2013। इसके पहले भी बहुत सारे प्रीवियस कंपनीज एक्ट हुए हैं। 1956 था, उसके पहले 1913 था, उसके पहले 1882 था, है ना। सो इसके पहले भी कंपनीज एक्ट तो थे ही। अभी हाल फिलहाल में व्हाट इज गवर्निंग एंड बाइंडिंग इज कंपनीज एक्ट 2013। नाउ दिस एक्ट comprises of how many sections? कोई आइडिया? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सबसे पहले इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ 470 odd sections। सर क्या ये हमारा सिलेबस है? नहीं, 4 बैच के बच्चे होते हैं, अगर पूरा 470 होते हैं, हाँ तो इतने नहीं है, इतना तो मोदी जी का सीट टारगेट भी नहीं है। हाँ, तो 470 टोटल सेक्शंस, पहला। सेकेंड, इसमें कितने चैप्टर्स हैं? सो यू गॉट 29 ऑड चैप्टर्स, मतलब पूरे 470 सेक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स एंड देयर आर 7 स्केड्यूल्स। कितने स्केड्यूल है? 7। ठीक है, फर्स्ट थिंग, 470 सेक्शंस हैं, 29 चैप्टर्स हैं और 7 स्केड्यूल्स हैं। अब से कंपनीज एक्ट 2013 को हम लोग कहते हैं रूल बेस्ड लेजिस्लेशन। इट्स अ रूल बेस्ड लेजिस्लेशन।
अब ये सीखने वाली चीज है, व्हाट इज अ रूल बेस्ड लेजिस्लेशन। हाँ जी, नाउ टू नो दिस, मुझे आप एक चीज बताएं, इंडिया में लॉ कौन बनाता है? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, पार्लियामेंट बनाती है। अच्छा, वी हैव ड्यूअल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, है ना। ड्यूअल स्ट्रक्चर मतलब हम लोगों ने गवर्नमेंट को दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक विच इज सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी विच इज स्टेट गवर्नमेंट। अभी जो चुनाव हो रहे हैं, ये किसके चुनाव चल रहे हैं? सेंटर के चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा के हैं, है ना। तो नाउ गवर्नमेंट आपकी दो लेवल्स पर, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट एसेंशियली मींस द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। कितने हाउसेस है पार्लियामेंट के? 3। 2 है या 3 है? 2 ही है, 3 है? 3 नहीं है, 2 ही है। ओके, सो 2 कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, लोअर हाउस और अपर हाउस, है ना। तो जब भी कोई नया एक्ट बनता है भारत में, तो हम लोग उसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट के सामने इन द फॉर्म ऑफ अ प्रपोजल विच इज कॉल्ड एज अ बिल। तो कंपनीज एक्ट जब पहली बार कंपनीज एक्ट कब प्रपोज किया गया था? 2012। ओके, 13 है, इसलिए 13 में ही प्रपोज किया और 13 में अप्रूव हो गया। ओके, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 पहली बार कब प्रपोज किया गया था? है 2006। ओके, अभी एक्ट क्या, अपन आर्टिकल 370 बाद में बात करेंगे। हाँ, नहीं तो तुम उसके आंसर देना चालू करोगे। एनी आइडिया? 2002। ओके, 2003। सब एक एक साल बोल दो, किसी का तो तुक्का बैठेगा। ओके, है 10 साल लगे थे। ओके, इट वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1991। 91 में पोस्ट एलपीजी कंपनीज एक्ट प्रपोज किया गया था। उसके बाद फिर बहुत सारे बिल चेंज होते गए। 2008 में पहली बार गवर्नमेंट सीरियस हुई कि अब इसको अप्रूव करना ही पड़ेगा। और 2008 में ऐसा क्या हुआ, कितनी सीरियस हो गई सरकार, या 8 या 9 में ऐसा क्या हुआ, इनफैक्ट 9 में, नॉट इवन 8, स्कैम्स हुए भारत में 3-4 विच वर एक्सपोज्ड। सत्यम आपने अगर सुना हो नाम तो, देन पीपल स्टार्टेड टू हियर अबाउट सहारा, जो डिपॉजिट्स का बहुत बड़ा मेस हो गया था। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज थी जिन्होंने सहारा जैसे सिमिलर काम किया था। तब गवर्नमेंट पर एकदम से बहुत प्रेशर आ गया कि कुछ लॉ में बहुत मेजर चेंजेस की जरूरत है, एंड इफ यू डोंट डू दोस चेंजेस, हो सकता है आगे और इस तरीके के स्कैम्स हो, राइट। विच इज वाई हम लोगों ने वी टुक इट वेरी वेरी सीरियसली, और पार्लियामेंट ने फाइनली 3-4 साल में 2009 कंपनीज बिल था, उसे फाइनली अप्रूव किया लोकसभा में, approved by Rajya Sabha, signed by the president, which happened, I guess, on 29th of August 2013, and the act became effective from 1st of April 2014. So, अब Companies Act 2013 की ब्यूटी ये थी that it's a rule-based legislation. What is a rule-based legislation? इस वर्ड का मतलब समझते हैं। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था कि लॉ कौन बनाता है भारत में। इसका एसेंस ये है कि जो लॉ बनाता है वो ही उस लॉ को अमेंड कर सकता है, राइट। सो इंडिया में जो लॉ फ्रेमर्स हैं कैन ओनली अमेंड द लॉ एज वेल। सो अगर लॉ बनाया पार्लियामेंट ने, तो उस लॉ को अमेंड भी कौन कर सकती है? पार्लियामेंट, उसके अलावा कोई नहीं, है ना। 1956 was not a rule based legislation, it was a pure act. प्योर एक्ट मतलब आपने सारा का सारा कंटेंट एक्ट के अंदर डाल दिया था, ओके। अब उससे लिमिटेशन ये था कि अगर मुझे इस एक्ट में कल से कोई भी चेंज करना है तो मुझे हर बार पार्लियामेंट के पास जाना पड़ता था। पार्लियामेंट की हालत देखी आप लोगों ने, अभी तो बहुत अच्छी है। आप जो हालत देख रहे हो ना, ये बहुत अमेजिंग सेंस में है। रूलिंग पार्टी हैज गॉट अ क्लियर मेजॉरिटी, पार्टी आपस में कोई मतभेद नहीं है, हो भी तो किसी में हिम्मत नहीं है। ऑपोजिशन है ही नहीं, वी हैव राहुल गांधी। तो बहुत ही सॉर्टेड गवर्नमेंट है। अभी यहां पर कोई भी लॉ बनाना, कोई लॉ पास करना इतना मुश्किल नहीं है। वी अबॉलिश्ड ट्रिपल तलाक, हैपेंड लाइक दिस। 370 हटा दिया गया, हैपेंड लाइक दिस। तो राम मंदिर के ऊपर कितनी चर्चाएं हुई होगी आप सोच भी नहीं सकते हो। तो आज कंपेरेटिवली लॉ बनाना आसान है क्योंकि गवर्नमेंट क्लियर है, राइट, उनकी मेजॉरिटी है।
इसके पहले ये सीन नहीं था, लोगों ने टेबलें उठा उठा के फेंकी है अपने यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में, पार्लियामेंट में, राइट? देयर हैव बीन सो मेनी सीन्स इन द पास्ट, आप देखिएगा। तो ये वो जो इल साइड ऑफ डेमोक्रेसी वाज दिस। तो इट्स नॉट इजी। अच्छा, आप इमेजिन कर सकते हो, आपकी पुरानी जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती थी या जो पार्लियामेंट के मेंबर्स थे, इट हैड लालू प्रसाद यादव, इट हैड मुलायम सिंह, ये लीडर्स थे। आपने इन लीडर्स के सामने एक प्रस्ताव रखा कि आपको कंपनीज एक्ट अमेंड करना है। आई कैन बेट माई लाइफ ऑन दिस, अगर इन्हें कंपनीज एक्ट की स्पेलिंग भी दी होगी ना, तो इन्होंने COMPANY अपॉस्ट्रोफी एस लिखा होगा, अपॉस्ट्रोफी होगा ही नहीं। आप इन्हें कह रहे हो कि कंपनीज एक्ट अमेंड करना है, तो अंडरस्टैंडिंग थी। अच्छा, ऐसा नहीं कि आज के पार्लियामेंटेरियंस की अंडरस्टैंडिंग है ना, कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। बट ऑब्वियसली कमिटी बनती है, कमिटी सारे के सारे चेंजेस बताती है, राइट? बट वो पार्लियामेंट में कोई चीज इतनी जल्दी पास नहीं होती है, विच इज वाई कॉर्पोरेट सेक्टर को ऐसा लगा, जो रेगुलेटर्स थे इसके, उन्हें ऐसा लगा कि यार अगर ये इसी तरीके से एक्ट चलता रहा ना, तो हम लोग विल नॉट बी एबल टू मीट द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री। विच इज वाई इन्होंने एक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, है ना? अब कैसे डिवाइड किया वो समझाता हूं आपको। व्हाट इज अ रूल बेस्ड लेजिस्लेशन? मैंने इस पूरे के पूरे एक्ट को 2 पार्ट्स में बांट दिया। अच्छा, आप ऐसा समझे, ये मेरी 2 बकेट्स है। मैंने क्या किया, एक बकेट में डाला एक्ट और एक बकेट में डाले रूल्स। पूरे लॉ को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, है ना? एक जिसमें मैंने क्या डाल दिया, एक्ट, दूसरा मैंने क्या डाल दिया, रूल्स। एक्ट का लॉजिक ये था कि इसके अंदर मैंने वो सारी चीजें डाली जो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होती है। ओके, सो विच डज नॉट चेंज वेरी फ्रीक्वेंटली। ये भाई, ये बकेट सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, रियल लाइफ मत इमेजिन कर लेना तुम लोग। हाँ, इस बकेट में कौन तैर रहा है, ऐसा नहीं है। और रूल्स, विच गेट्स अमेंडेड वेरी फ्रीक्वेंटली। तो मैंने क्या किया, पूरे लॉ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, है ना? एक जिसमें डाला एक्ट, दूसरे में डाले रूल्स। एक्ट में मैंने वो पार्ट डाला जो बहुत जल्दी चेंज नहीं होता है, रूल्स के अंदर मैंने वो पार्ट ऐड किया जो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, ठीक है? अच्छा, अब इसे ब्रेक करने का फायदा क्या था? एक्ट कौन बनाता है भारत में? पार्लियामेंट, है ना? तो अगर इसे अमेंड करना है, तो इसे अमेंड करने की अथॉरिटी भी आज किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। लेकिन रूल्स बनाने की अथॉरिटी पार्लियामेंट ने एक दूसरी बॉडी को डेडिकेट कर दी और डेलीगेट कर दी, एंड दिस बॉडी वाज कॉल्ड एज MCA। MCA इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। वेरी नाइस, MCA इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो मैंने क्या किया, एक्ट में वो पार्ट रखा जो बहुत जल्दी चेंज नहीं होता है, रूल्स में मैंने वो सारी चीजें डाल दी जिसमें बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी है, और रूल बनाने की और उसे अमेंड करने की अथॉरिटी मैंने किसको दी थी? MCA को। इससे फायदा क्या हुआ? पार्लियामेंट का लोड कम हो गया, फर्स्ट, एंड सेकंड, एग्जैक्टली, मुझे अगर कोई भी चेंज करना है तो मुझे हर बार पार्लियामेंट के पास जाने की जरूरत नहीं थी। वो चेंजेस हमेशा अब कौन कर सकता था? MCA कर सकती थी, राइट? MCA इट्स अ बॉडी विच administers the entire management of company affairs और corporate affairs in India, ठीक है? So, आपने क्या किया, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक्ट और रूल्स। अब एक्ट का फॉर्मेशन एंड इसके अमेंडमेंट्स, इसकी अथॉरिटी किसके पास आ गई? पार्लियामेंट के पास। रूल्स बनाने की अथॉरिटी, मतलब इसका फॉर्मेशन, एंड दूसरा इसके अमेंडमेंट्स, उन सब की अथॉरिटी आपने किसको दे दी? MCA को। So now MCA becomes the authority which frames all the rules related to Companies Act, और उसमें अगर कोई भी चेंज करना है, सो वो MCA अपने डिस्क्रिप्शन पे कर सकती है। ये 1956 का सबसे बड़ा लिमिटेशन था। इट वॉज अ प्योर एक्ट, तो अगर उसमें कोई चेंज भी करना है तो मुझे हर बार मिनिस्ट्री के पास जाना पड़ता था, मतलब सॉरी, पार्लियामेंट के पास जाना पड़ता था। लेकिन अब रूल्स में अगर कोई भी चेंज करना है, इट कैन बी डन बाय मिनिस्ट्री। MCA कर सकती है इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में। आई होप दिस इज क्लियर। भाई ऑनलाइन वाले, तुम कहाँ इतने मरे बैठे हुए हो? समझ में आ गया तो एक ठेंगा दिखा देने का, पता चल जाता है मास्टर को। हाँ जी, तो अब कोई आपसे पूछे रूल बेस्ड लेजिस्लेशन, तो समझा पाओगे? रूल बेस्ड लेजिस्लेशन में आपने 2 चीजों को अलग कर दिया। कौन सी 2 चीजें? एक्ट और रूल्स। एक्ट बनाने की अथॉरिटी किसको दी थी? पार्लियामेंट। रूल्स की अथॉरिटी किसके पास है? MCA के पास है। तो जैसे अलग अलग लॉज हैं, अब फॉर एग्जांपल सेबी एक्ट है,
तो सेबी एक्ट किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। और सेबी एक्ट में जितने भी रूल्स रेगुलेशंस है वो सब अथॉरिटी आपने सेबी को दे दी कि भाई आप अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशंस बना सकते हो। इन द सेम वे कंपनीज एक्ट से संबंधित जितने भी पावर्स थे आपने किसको डेलीगेट कर दिए? वो सब आपने डेलीगेट कर दिए टू एमसीए, है ना। एमसीए इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब एमसीए ने अपने पावर्स बहुत इफेक्टिवली डेलीगेट किए सो दैट ऑल इट्स फंक्शंस कुड बी फुलफिल्ड वेरी इफेक्टिवली, है ना। अमेंडमेंट मतलब चेंज, अमेंडमेंट मीन्स चेंज, कि अगर उसमें लॉ में कोई भी संशोधन करना है, कोई चेंज करना है, दैट इज अमेंडमेंट, है ना। तो एमसीए ने अपने पावर्स कुछ अथॉरिटीज के बीच में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट अथॉरिटी वाज कॉल्ड एज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जिसे हम लोग कहते हैं आरओसी। पहली अथॉरिटी इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। सेकेंड एक और अथॉरिटी which is called as regional director, इसे आप कहते हैं आरडी। थर्ड इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जिसे आप कहते हैं एनसीएलटी। और एनसीएलटी के ही एक और अपीलेट बॉडी थी, इस बॉडी को आप कहते हैं एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, है ना। तो ऐसे वैसे तीन कहो या चार कहो, डिपेंड्स, मतलब चौथी आपकी अपीलेट बॉडी है ना, विच इज कॉल्ड एज एनसीएलटी। डन, ये क्लियर है। अच्छा, इसमें आरओसी का क्या रोल है, आरडी का क्या रोल है, एनसीएलटी का क्या रोल है, इसमें अपने को अभी दिमाग नहीं लगाना, ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, समझेंगे, है ना, कि तीनों क्या रोल प्ले करती है बेसिकली। अभी हाल फिलहाल में बस ये अथॉरिटीज का नाम याद रखिए। देखिए, पहला एमसीए, एमसीए मीन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पावर्स डेलीगेट किए टू 3 अथॉरिटीज, आरओसी, आरडी, एनसीएलटी। सबके अलग अलग पावर्स है, एम्बिट बिल्कुल क्लियर है कि आरओसी क्या करेगा, आरडी क्या करता है। हाल फिलहाल में आपको सिर्फ एक ही अथॉरिटी जिसके बारे में जानने समझने की जरूरत है, इज आरओसी। आरओसी इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज क्यों कहते हैं? क्योंकि आरओसी के पास कंपनीज का रजिस्टर होता है। आरओसी के पास कंपनी का रजिस्टर होता है जिसके अंदर उस कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, राइट फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन टू वाइंडिंग अप। जब से कंपनी बनी से लेकर जब तक कंपनी चलती रहती है, वाइंड अप नहीं होती है, तब तक का उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड अगर कोई अथॉरिटी मेंटेन करती है, सो दैट इज आरओसी। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है अभी हाल फिलहाल में। चलिए नाउ, अब यार कुछ वर्ड्स पे डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। बहुत बेसिक है, आप में से कुछ लोगों को आई एम श्योर ये आता भी होगा। आपको ऐसा लगेगा क्या फुद्दूवाड़ा चल रहा है यार, ये इतनी बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। कभी भी आपको किसी भी पॉइंट पर ऐसा लगे कि बहुत ही इजी है और बहुत फुद्दू बातें चल रही है, प्लीज लेट मी नो, है ना। मैं आपके सारे डाउट्स हमेशा के लिए क्लियर कर दूंगा। यस, सबसे पहले, अच्छा, जब भी हम लोग कंपनी के बारे में बात करते हैं, अच्छा पहले कंपनी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर बाकी कुछ और वर्ड्स आपको बता देता हूं। सो सबसे पहले मीनिंग ऑफ द वर्ड कंपनी। हाँ जी, मीनिंग ऑफ द वर्ड कंपनी। हाँ, ये सब आप लोगों ने सीएसईटी में पढ़ा है, आई एम श्योर, है ना। ये तो बहुत ही सिंपल है। क्या होता है कंपनी? मीन्स जो दो प्रकार की होती है, वन दिस टू दिस। व्हाट इज अ कंपनी? जी सर, क्या होती है? साथ में खाना खाना। अच्छा, वो कंपनीज का मतलब बता रहा है। ओके, शेयरिंग ब्रेड्स टुगेदर। ठीक है, नाइस। डेफिनेशन कुछ याद है हल्की फुल्की? जी सर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड एज पर कंपनीज एक्ट 2013 और प्रीवियस लॉस रिलेटेड टू कंपनीज। चलो, परफेक्ट। सो दे आर सेइंग कंपनी की एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है जो कहता है कंपनी मीन्स अ कंपनी which is formed and registered. Okay, nice. Formed and registered. What is appellate body? Appellate body में मतलब जैसे जिसके अगेंस्ट, जिसके पास आप अपील फाइल कर सकते हो बिफोर अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द लोअर बॉडी। जैसे आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सुना होगा, है ना। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आप केस हार जाएं तो आप उसके ऑर्डर को चैलेंज करते हैं, अपील करते हैं। अपील कहाँ करते हैं? हाई कोर्ट में। इन द सेम वे अगर आप हाई कोर्ट में केस हार जाएं
तो उसके बाद आप अपील करने कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट में। तो अपीलेट बॉडी मतलब जिसके पास आप लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हो, है ना? हाँ जी। सो कंपनी क्या होती है? मीन्स अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ, सबसे पहले कंपनीज एक्ट 2013, तो ये आपका प्रेजेंट गवर्निंग लॉ है ना, 2013। तो या तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से इनकॉर्पोरेट हुई होगी, या फिर सेकेंड एनी ऑफ द प्रीवियस लॉज रिलेटेड टू कंपनीज। किसके हिसाब से बनी होगी? या तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, या फिर प्रीवियस लॉज रिलेटेड टू कंपनीज। सर ये हमको आता था, हमने CACT में पढ़ाया, आई नो। अनफॉर्चुनेटली डेफिनेशन चेंज नहीं हो पाती लेवल के हिसाब से, कि EET की डेफिनेशन अलग और एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन अलग। कुछ चीजें ऑब्वियसली जो बहुत बेसिक वर्ड्स हैं, आप लोगों ने आई एम श्योर पढ़े हुए हैं वहां पे। हाँ जी। सो व्हाट इज अ कंपनी? या तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बनी, या फिर प्रीवियस लॉज रिलेटेड टू। प्रीवियस लॉज मतलब हाँ, इसके पहले अगर कोई एक्ट था, है ना, जैसे 2013 के पहले 1956 था, 1913 था, 1882 था, और 67, 62, 56 तब दुनिया भर के एक्ट्स थे। इतना अपने को पीछे नहीं जाना है। एनी ऑफ द प्रीवियस लॉज रिलेटेड टू कंपनीज, है ना, ये सिंपल। अच्छा, कितने तरह की कंपनीज होती है? 2। कौन सी? प्राइवेट और पब्लिक। OPC नहीं होती है? नहीं होती। OPC इज नॉट अ टाइप ऑफ कंपनी। हाँ जी, कम्स अंडर प्राइवेट कंपनी। वेरी नाइस। स्मॉल कंपनी कम्स अंडर प्राइवेट कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी कम्स अंडर प्राइवेट। बहुत बढ़िया। सो 2 ही कंपनीज होती है, प्राइवेट या फिर पब्लिक, है ना? चलो ठीक है, परफेक्ट। तो बस ये इतना याद रख लिएगा, प्राइवेट और पब्लिक। ये डेफिनेशंस पढ़ेंगे हम लोग कल, है ना? आज कुछ सिंपल बातें करते हैं। इससे सिंपल भी है क्या सर लाइफ में कुछ? हाँ, अभी जो पढ़ाऊंगा। हाँ भाई। अच्छा, अब सबसे पहले कुछ वर्ड्स के मतलब मुझे बताइएगा। सिंपल वर्ड्स पूछ रहा हूं, है ना? अच्छा, we've heard of this word called member. member कौन होता है? बहुत बढ़िया, जिसके पास कंपनी के शेयर्स है। ओके, हु इज अ शेयर होल्डर? मेंबर ऑफ द कंपनी इज अ शेयर होल्डर। सो मेंबर और शेयर होल्डर एक ही होते हैं, श्योर? एवरीवन जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा हुआ है वो मेंबर। हु हैज गॉट वोटिंग राइट्स इज अ मेंबर। ओके सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी होता है? वो मेंबर होता है? नहीं होता है? वो मेंबर ही नहीं होता है, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ना सर, तो मेंबर कैसे होगा? अच्छा, इक्विटी शेयर होल्डर मेंबर होता है? अच्छा, बहुत बढ़िया, जो ओनर होता है। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हाँ भाई, ऑनलाइन वाली जनता, इस घटिया जो झारू जनता के अलावा कोई अच्छे आंसर्स है क्या तुम्हारे पास? फुद्दू साले कुछ भी बोलते हैं यार। हाँ जी, और मैम कोई ज्ञान इसके बारे में आपके पास? नहीं जी सर। मेंबर मतलब जिसका नाम रजिस्टर्ड विद ROC है, तो अच्छा, ओके, हु इज अ सब्सक्राइबर देन? तो वो रजिस्टर्ड नहीं होता है? ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड ट्राई। और कोई ज्ञान? नहीं, ठीक। चलो इन 2 के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अब आपको लगेगा सर हम तो सही थे, तो रुको गलत प्रूव करता हूं। सबसे पहले, हु इज अ मेंबर? मेंबर एंड शेयर होल्डर, लिटिल डिफरेंस। ओके, गुड़िया बताएगी लिटिल डिफरेंस क्या है? हाँ, सबसे पहले मेंबर कौन होता है? हुज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही है ना? हाँ, थोड़े टाइम में आदत हो जाएगी। इट्स अ वेरी प्रोफेशनल हैंड राइटिंग, ब्यूटिफुल। हाँ जी, सो हुज अ मेंबर हुज नेम इज एंटर्ड इन द
रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, है ना। एक कंपनी अपने पास रजिस्टर मेंटेन करती है जिसके अंदर सब मेंबर्स के नाम, शेयर होल्डर्स के नाम ऐड करती रहती है ना। सर मेंबर का नाम होता है, शेयर होल्डर का नाम होता है, अभी बात करते हैं उसके बारे में। हु इज अ शेयर होल्डर? शेयर होल्डर, द वन हु होल्ड्स शेयर्स ऑफ द कंपनी इज अ शेयर होल्डर, सिंपल, है ना। ओके, हु होल्ड्स शेयर्स ऑफ द कंपनी इज अ शेयर होल्डर। यार जितना अभी मैंने लिखा है इसके बेसिस पर तो मुझे लग रहा है दोनों सेम ही लग रहे होंगे आपको, मेंबर और शेयर होल्डर। हु इज अ शेयर होल्डर? जिसके पास कंपनी के शेयर्स है। जैसे उसके पास कंपनी के शेयर्स आए, कंपनी उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिख देती है, तो वो मेंबर भी बन गया। तो शेयर होल्डर मेंबर एक ही, अलग अलग है। हाँ बहुत बढ़िया, नाइस। अच्छा, ओके, ठीक है, डन, टेकन। सर बहुत लेटेस्ट चीज बताऊं आपको, शेयर सर्टिफिकेट बंद हो गए एक्सेप्ट टू, एक स्मॉल कंपनी और एक गवर्नमेंट कंपनी, इन्हें छोड़कर बाकी अब इट इज एब्सोल्युटली डिसअलाउड, कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इशू ही नहीं कर सकती। इट इज टू बी हेल्ड इन डीमैट फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक, फिजिकल में बंद हो गए सर्टिफिकेट, पूरी दुकान ही बंद हो गई, बिल्कुल लेटेस्ट, है ना। अच्छा ठीक है, मतलब आई रिस्पेक्ट योर थॉट, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो। अच्छा अच्छा, एक सिंपल सा एग्जाम्पल से समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों का मतलब क्या है ना। चलिए, सो मैम आपका शुभ नाम क्या है? कौन सी? शांभवी, अच्छा ठीक है, ओके। सो अब मान लीजिए शांभवी ने BHAVI लिखते हैं ना, है ना, हाँ, सोच रही अपनी स्पेलिंग अच्छा मैम एक कंपनी का नाम बताए? इन्फोसिस, चलो बहुत बढ़िया, आपके इधर की कंपनी है ना, बैंगलोर बेस्ड। लो भाई, तो शांभवी ने इन्फोसिस के शेयर्स खरीदे। अभी हम लोग फिजिकल फॉर्म के हिसाब से बात करते हैं, डीमैट इलेक्ट्रॉनिक अभी जाने दो, है ना, फिजिकल फॉर्म के हिसाब से बात करते हैं। सो शांभवी ने इन्फोसिस के शेयर्स खरीदे, ठीक है। मैम आपका नाम क्या है? क्या? नियति, अरे वाह, 3 चीजों में पहली तो ही निकली यार ओके, सो ये नियति है। सो नियति ने, शी इज द सेलर ऑफ शेयर्स, शांभवी इज द बायर ऑफ शेयर्स, है ना। तो नियति ने अपने शेयर्स बेचे शांभवी को, शी इज बॉट द शेयर्स, ठीक है। द मोमेंट शी बाइज द शेयर्स, फिजिकल फॉर्म के हिसाब से बात कर रहा हूं, है ना, जिस मोमेंट पर ये कंपनी के शेयर्स खरीदती है, शी बिकम्स अ शेयर होल्डर, है ना। शेयर होल्डर कैसे बनी? इन दोनों के बीच में एक ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट हुई होगी, है ना, सर्टिफिकेट होगा, आपने दोनों डॉक्यूमेंट्स बायर को दे दिए। तो द मोमेंट शांभवी के पास सर्टिफिकेट आया और वो शेयर्स अपने नाम पर ट्रांसफर करने का राइट आया, कैसे आया वो? एक ट्रांसफर डीड के जरिए, है ना। इन दोनों ने मिलकर एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर डीड, और दूसरा ये आपका शेयर सर्टिफिकेट। तो ये नियति ने साइन करके किसको दे दिया होगा? शांभवी को। नाउ शांभवी हैज अ राइट दैट ये अपने नाम पर कभी भी शेयर्स ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है। जिस मोमेंट पर इसके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आ गए, शी इज बिकम अ शेयर होल्डर, शी इज होल्डिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक, 1। फिर कंपनी के पास इन्होंने ट्रांसफर के लिए भेजा, कंपनी ने 7 दिन के अंदर ट्रांसफर रजिस्टर कर दिया। जैसे ही ट्रांसफर रजिस्टर हुआ, कंपनी ने अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में किसका नाम हटाया होगा? हटाया होगा नियति का, शी वॉज दी अर्लियर होल्डर, उसका नाम हटाया होगा, और किसका नाम एंटर किया होगा? शांभवी का, राइट। तो उस दिन से कंपनी की मेंबर भी बन गई। तो जब तक कि ट्रांसफर कंप्लीट नहीं होता है, शेयर होल्डर मेंबर अलग अलग है, जिस दिन ट्रांसफर कंप्लीट हुआ शेयर होल्डर मेंबर एक ही है, समझ में आया? तो 7 दिनों के लिए शेयर होल्डर कौन था? शांभवी, शी वॉज होल्डिंग शेयर्स ना, शी वॉज द शेयर होल्डर, बट मेंबर कौन था? नियति। सो उन 7 दिनों के लिए शी वॉज द मेंबर, शी वॉज द शेयर होल्डर। जैसे ही ट्रांसफर रजिस्टर हुआ, उसके बाद मेंबर कौन बन गया? शांभवी। शेयर होल्डर कौन बन गया? शांभवी। समझ में आया? ये डिफरेंस है। आप मोरलेस अगर हाल फिलहाल में आप ये समझो, एज ऑफ नाउ आप ये याद रखिएगा, मेंबर शेयर होल्डर एक ही होते हैं, है ना। सिर्फ वो जब तक ट्रांसफर ट्रांसमिशन कंप्लीट ना हो तब तक की मेंबर और शेयर होल्डर अलग अलग होते हैं, अदरवाइज दोनों सेम ही है, ठीक है। चलो, सो हु इज अ मेंबर? सिंपल भाषा में, whose name is entered in the register of members of the company is a member. Who's a shareholder? Who holds shares of the company. चलो बहुत बढ़िया, परफेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट
एक और वर्ड बताइए, अब जरा वर्ड डिस्कस करते हैं, शेयर्स. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड शेयर्स? बहुत बढ़िया, फ्रैक्शनल ओनरशिप ऑफ द कंपनी. सो ये डिफाइन करते हैं शेयर को, अ शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. A share is a share in the share capital of the company. हाँ जी, a share is a share in the share capital of the company. कितने तरीके के शेयर्स? दो. कौन से दो? नाइस, परफेक्ट. इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. डन. इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स. व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी शेयर्स? Who has the right to? So every equity share has a right to vote? Okay. नहीं. नहीं. ओके, ठीक है. चलो अब इन दोनों का मतलब समझ. अच्छा, सबसे पहले शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. कितने तरीके के शेयर्स होते हैं? दो, इक्विटी एंड प्रेफरेंस. पहले प्रेफरेंस समझते हैं, क्योंकि इक्विटी इन्होंने डिफाइन किया विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर, which is not a preference share, is equity. और जितने भी समझदार ज़्यादा सूझबूझ वाले लोग हैं, उनसे जब पूछो कि प्रेफरेंस क्या होता है विच इज़ नॉट इक्विटी, है ना. तो इसलिए प्रेफरेंस पहले पढ़ते हैं हम लोग हमेशा. व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर्स? प्रेफरेंस शेयर्स मतलब वो शेयर्स विच एंजॉयज प्रेफरेंशियल राइट्स. जो क्या एंजॉय करते हैं? प्रेफरेंशियल राइट्स एंजॉय करते हैं, है ना. कहां पर? एक. अच्छा, प्रेफरेंशियल राइट्स किसके अगेंस्ट? ओवर इक्विटी शेयर्स. जो उन्हें प्रेफरेंस मिलती, किसके अगेंस्ट मिलती है? इक्विटी के अगेंस्ट. कहां पर मिलती है? दो जगह प्रेफरेंस. पहला, पेमेंट ऑफ डिविडेंड. यस, पेमेंट ऑफ डिविडेंड का मतलब क्या होता है? कि जब भी कंपनी डिविडेंड देगी, पहले डिविडेंड किसको देगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. उन्हें देने के बाद अगर कंपनी के पास पैसा बच जाए तो ही कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को देगी, अदरवाइज डिविडेंड किसको देगी? सबसे पहले प्रेफरेंस. एंड दूसरा, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. रीपेमेंट ऑफ कैपिटल कब? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप. वाइंडिंग अप मतलब क्लोजर ऑफ द कंपनी एक तरीके से, है ना. दो क्लोजर मतलब डिसोल्यूशन होता है. तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल मतलब जब कंपनी बंद कर रहा हूं और जब भी मैं कैपिटल रीपे करूंगा तो पहले मैं किसको पैसे दूंगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. उसके बाद अगर पैसा बचता है तो ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को दूंगा, अदरवाइज दे लूज. और पेमेंट ऑफ डिविडेंड कब? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम. मतलब जीवन काल में कंपनी के, जब भी कंपनी डिविडेंड पे करेगी, पहले डिविडेंड किसको पे करेगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. उसके बाद अगर पैसा बच जाता है तो ही वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करेगी. और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल मतलब पहले आप एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप किसको पैसा वापस लौटाओगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. उन्हें पे करने के बाद अगर आपके पास पैसा बच जाए तो आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को दोगे, अदरवाइज दे लूज देयर मनी. ये होते हैं आपके प्रेफरेंस शेयर्स. अच्छा, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर कभी भी वोटिंग राइट होती है? नहीं. सो दे डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट. इसका एक एक्सेप्शन है, आगे पढ़ाऊंगा. दे डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट्स. और इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? यस, इट मींस विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर. अब इक्विटी शेयर्स दो तरीके के होते हैं. एक होते हैं विथ वोटिंग और दूसरे होते हैं डिफरेंशियल वोटिंग. या तो आप डिफरेंशियल वोटिंग बोलो, विदाउट वोटिंग की जगह हम लोग डिफरेंशियल वोटिंग बोलते हैं. इट विल मेक मोर सेंस, आप समझ पाओगे आगे. तो इक्विटी शेयर्स दो तरीके के होते हैं, है ना. कौन से? वो फुली पेड अप, पार्टली पेड अप इधर मत करना, वो सब अकाउंट्स में. दो, कौन सा? एक विथ वोटिंग और दूसरा डिफरेंशियल वोटिंग. ठीक है. चलो भाई, यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या हो तो बताओ जल्दी से. जस्ट टू रिकैपिटुलेट एवरीथिंग जो भी अब तक आप लोगों ने बात की, डिस्कस किया. 1 घंटा निकल गया, पता चला क्या तुमको? हाँ बोला ना, अच्छा आना पड़ेगा. चलो भाई, तो सबसे पहले जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हम लोगों ने सबसे पहले एक्ट का नाम देखा. एक्ट का नाम क्या है? कंपनीज एक्ट 2013. अच्छा, एक वादा करोगे आज पहले दिन मेरे से? प्लीज एक्ट का नाम जीवन भर सही लिखना. कैसे लिखते बता देता हूं. जो मुझे किसी की बुक में अगर ये गलती दिखी है, कसम तुम्हारी मौत है, सच में.
जब भी कंपनीज एक्ट लिखो, C कैपिटल, A कैपिटल, कंपनीज में IES है, अपॉस्ट्रोफी S नहीं है, है ना? एक्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ कॉमा, स्पेस एंड देन द ईयर. प्लीज इसको सही लिखेंगे, है ना? मेरा बहुत ईगो हर्ट हो जाता है, कोई एक्ट का ही नाम गलत लिख देते तो मेरा बहुत एकदम आत्मा जल जाती है यार. प्लीज इधर भी जो इतने भी लोग ऑनलाइन करते हैं तुमको एकदम ओरिजिनल रियल माँ की कसम यार, ये गलती मत करना. हाँ, तो ये कंपनीज एक्ट है ना. अच्छा, अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था? अभी कंपनीज एक्ट 2013 गवर्निंग एक्ट है ना. अच्छा, रूल बेस्ड लेजिस्लेशन है, दो चीजों को अलग करती है. कौन सी दो चीजें? एक्ट और रूल्स. एक्ट कौन बनाता है? पार्लियामेंट. उसे अमेंड भी कौन कर सकता है? पार्लियामेंट. रूल्स कौन बनाती है? MCA. अमेंड भी कौन करेगा? MCA. MCA ने अपने पावर्स डेलीगेट किए इन 3 अथॉरिटीज, है ना. पहला ROC, दूसरा RD, तीसरा NCLT. और NCLT की अपीलेट बॉडी इज NCLT, है ना. ये याद रहेगा सबको? ओके, नाइस. कितने सेक्शंस है? 470. कितने चैप्टर्स है? 29. कितने स्केड्यूल्स है? 7. परफेक्ट. अच्छा, कंपनी क्या होती है? फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड एज पर कंपनीज एक्ट 2013 और प्रीवियस लॉज रिलेटेड टू कंपनीज. कितने तरीके की कंपनीज? 2. कौन सी? प्राइवेट, पब्लिक. फिर मेंबर वर्ड पढ़ा था हम लोगों ने. मेंबर मींस whose name is entered in the register of members is a member. Who's a shareholder? Who holds shares of the company is a shareholder. अच्छा, फिर हम लोगों ने शेयर्स का मतलब देखा. शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. कितने तरीके के शेयर्स? 2. कौन से? इक्विटी एंड प्रेफरेंस. प्रेफरेंस शेयर्स को 2 जगह प्रेफरेंस है. पहला पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी एंड सेकेंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप. और इक्विटी शेयर्स 2 तरीके के. कौन सा? विद वोटिंग, डिफरेंशियल वोटिंग. बस मैं यहीं पर रुक रहा हूं. ये जो डिफरेंशियल वोटिंग है और विद वोटिंग है, ये क्या होता है, ये हम लोग कल से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर. ठीक है, अभी 2-4 दिन मुझे आपको सिर्फ बेसिक्स पढ़ाना है, बिल्कुल छोटे छोटे बेसिक वर्ड्स. एटलीस्ट उसका मीनिंग अपने को क्लियर हो जाएगा ना, अपने को आगे थोड़ा सा आसानी रहेगी पढ़ने समझने में. ठीक है, चलो भाई ऑनलाइन वाली जनता, मिलते कल सुबह सेम टाइम 11:15 बजे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. गॉड ब्लेस. सी यू टुमारो. यू गॉट अनदर लेक्चर व्हिच इज देयर एट 12:30. जल्दी से जाओ, पानी पियो, सुसु करो, वापस आ जाओ. टेक केयर, सी यू, बाय. चलो जानवर बाय बोलो फटाफट फटाफट फटाफट.